क्या कभी किसी ने आपसे कहा है कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बस ज्यादा पैसे बचाओ? शायद आपके किसी दोस्त, किसी बड़े फाइनेंशियल गुरु या खुद आपके घर परिवार वालों ने ये बात आपके दिमाग में डाल दी हो। तो सुनिए, एक चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि यही सलाह असल में आपको कंगाल बनाए रख सकती है। जी हाँ, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी प्लानिंग के, बस यूं ही पैसा बचाते जाना 40 की उम्र के बाद लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। और हैरान करने वाली बात यह है कि जहां हम भारतीय अपनी कमाई का 5-10% भी मुश्किल से बचा पाते हैं, वहीं जापान के परिवार आराम से 20% या उससे ज्यादा की बचत करते हैं, और वो भी ऐसी रणनीतियों से जिनका ज्यादा कमाने से कोई लेना देना नहीं है। खुद वॉरेन बफे ने इन सिद्धांतों की तारीफ करते हुए इन्हें हर दौर में काम करने वाली कालातीत रणनीतियां कहा है। जो बात इन सिद्धांतों को 100 साल पहले शक्तिशाली बनाती थी, वही आज भी बनाती है। आज हम ऐसे 7 जापानी नियमों को समझेंगे जो बचत और पैसे बढ़ाने को लेकर आपकी पूरी सोच को बदल सकते हैं। एक सदी पुरानी बजटिंग प्रणाली से जो आपकी बचत को 35% तक बढ़ा सकती है, लेकर टैक्स फ्री निवेश खातों तक जो चुपचाप लाखों की संपत्ति बनाते हैं, और सामुदायिक बचत समूहों तक जो सफलता की गारंटी देते हैं। आप यहां से कुछ ऐसे असली और असरदार तरीके सीख कर जाएंगे जो आपकी आज की आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो, आपके लिए काम करेंगे। नियम नंबर 1, काकेबो यानी सोच समझकर हिसाब रखने वाली डायरी। ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। जो लोग काकेबो यानी जापान की इस माइंडफुल मनी लेजर का इस्तेमाल करते हैं, वे दूसरों की तुलना में 35% तक ज्यादा बचत कर पाते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ एक साधारण नोटबुक और हफ्ते में 10 मिनट चाहिए। तो ये काकेबो है क्या? ये 1904 में जापान की पहली महिला पत्रकार हानी मोतोको द्वारा बनाई गई एक बजट प्रणाली है। और दिलचस्प बात यह है कि आज भी लगभग 90% जापानी परिवार किसी न किसी रूप में इस प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। ये काम कैसे करता है, समझिए। हर महीने आप एक नोटबुक लेकर बैठते हैं, जी हाँ, वही पुराना कागज और पेन वाला तरीका, और 4 चीजें लिखते हैं: आपकी कुल आमदनी, आपके पक्के खर्चे जैसे EMI, किराया, आपकी बचत का लक्ष्य, और बाकी सभी चीजों पर खर्च करने के लिए बचा हुआ पैसा। लेकिन इसकी असली ताकत अब शुरू होती है। काकेबो आपको सोचने पर मजबूर करता है। हर हफ्ते आप खुद से 3 सवाल पूछते हैं: मैंने असल में कितना खर्च किया, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं, और अगले महीने मैं कौन सा एक छोटा बदलाव कर सकता हूं। क्या आप जानते हैं कि जो लोग अपने वित्तीय लक्ष्यों को लिखते हैं, उनके सफल होने की संभावना 42% ज्यादा होती है? यही काकेबो की ताकत है। ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये आपके हर एक रुपए के बारे में सोच समझ कर लिया गया फैसला है। एक औसत भारतीय परिवार ऑनलाइन शॉपिंग, ज़ोमैटो, स्विगी या मॉल में घूमने पर हजारों रुपए यूं ही उड़ा देता है। काकेबो का इस्तेमाल करने वाले लोग सिर्फ अपने खर्च करने के पैटर्न के बारे में जागरूक होकर इस फिजूल खर्ची को आधे से भी कम कर देते हैं। अगर आप 40 की उम्र पार कर चुके हैं, तो इस तरह की समझदारी भरी ट्रैकिंग आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पड़ाव पर आपका बचाया हुआ हर एक रुपया आपके भविष्य को सुरक्षित करने और उसे बढ़ाने के काम आता है। और आप सिर्फ एक नोटबुक से आज ही शुरू कर सकते हैं। कोई ऐप नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कुछ नया सीखने का झंझट नहीं। क्या आपने कभी इस तरह से अपने खर्चों को लिखा है? अपना अनुभव नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। नियम नंबर 2, हांसे और काइजन यानी आत्ममंथन और निरंतर सुधार। एक बात पर गौर कीजिएगा, सबसे अमीर लोग वो नहीं होते जो सबसे बड़े और जोखिम भरे कदम उठाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो लगातार छोटे छोटे सुधार करते रहते हैं, जिसे जापानी भाषा में काइजन कहते हैं। और इसकी शुरुआत होती है हांसे से, यानी नियमित रूप से आत्ममंथन करने से। ज्यादातर लोग ये बात नहीं समझते कि दौलत बड़ी बड़ी छलांगों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे 5% के सुधारों से बनती है, जो समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ते हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग लगातार छोटे छोटे सुधार करते हैं, वे उन लोगों से 3 गुना ज्यादा सफल होते हैं जो एक ही बार में बड़े नाटकीय बदलाव करने की कोशिश करते हैं।
तो काकेबो में अपने खर्चों को लिखने के बाद हानसे आपको रुक कर गहराई से सोचने के लिए कहता है, क्या अच्छा रहा? मैंने कहां और क्यों ज्यादा खर्च किया? अगले महीने मैं कौन सा छोटा बदलाव कर सकता हूं? यहाँ असली बात खुद को कोसना नहीं बल्कि सीखना है। अध्ययन बताते हैं कि नियमित वित्तीय आत्ममंथन करने से पहले ही साल में बचत दर औसतन 23% तक बढ़ जाती है। एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैसे छोटी छोटी लीक ही बड़े जहाज को डुबो देती है? यही सिद्धांत आपकी दौलत पर भी लागू होता है। वो 200-500 रुपए जो यहां वहां खर्च हो जाते हैं, वो साल के हजारों रुपए बन जाते हैं, जो कहीं गायब होने के बजाय आपके भविष्य के लिए काम कर सकते थे। जापानी समझते हैं कि काइजन का मतलब परफेक्ट होना नहीं बल्कि प्रगति करना है। हर महीने सिर्फ 1% का सुधार भी एक साल में 12.7% के सुधार में बदल जाता है। यही अंतर है संघर्ष करने और असली दौलत बनाने में। दिल्ली की मीना का ही उदाहरण लीजिए। उसने हर 3 महीने में अपने खर्चों का हानसे रिव्यू करना शुरू किया। उसे पता चला कि वो हर महीने 1800 रुपए उन OTT और अन्य सब्सक्रिप्शंस पर खर्च कर रही थी जिनके बारे में वो भूल भी चुकी थी। उसने उस पैसे को इंडेक्स फंड की सिप में लगाना शुरू कर दिया। 5 साल बाद उसके पास लगभग 1.5-2 लाख रुपए अतिरिक्त जमा हो चुके थे, जो टैक्स फ्री बढ़ रहे थे। अगर आप 40 या 50 की उम्र में हैं, तो ये तरीका आपके लिए सोना है, क्योंकि आप रातों रात अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप बस छोटी छोटी जीतों को एक के ऊपर एक जमा कर रहे हैं, और ये छोटी जीतें बिल्कुल ब्याज की तरह समय के साथ बढ़ती चली जाती हैं। क्या आपके भी ऐसे कोई फालतू खर्चे हैं जिन्हें आप आज ही बंद कर सकते हैं? हमें अपनी राय बताइए। नियम नंबर 3, मुत्ताएनाई यानी क्वालिटी पर ध्यान दो, संख्या पर नहीं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन लोगों के पास सच में पैसा होता है वे चीजें कम खरीदते हैं लेकिन बेहतर क्वालिटी की खरीदते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसकी जड़ें एक जापानी अवधारणा मुत्ताएनाई में है, जिसका अर्थ है जो चीज कीमती है उसे बर्बाद मत करो। यहाँ एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। हम भारतीय अक्सर सेल के चक्कर में सस्ती लेकिन घटिया चीजें खरीद लेते हैं जो साल भर भी नहीं चलती, और हमें उन्हें बार बार बदलना पड़ता है, जिससे परिवारों पर हर साल हजारों रुपयों का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। खर्चों में कमी आती है। जापानी परिवार जो मुत्ताएनाई के सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे ऐसी चीजों को बदलने पर 60% कम खर्च करते हैं। जापान में मुत्ताएनाई जीने का एक तरीका है। इसका मतलब है कि आप कुछ भी बर्बाद नहीं करते, ना खाना, ना पैसा, ना संसाधन। और जब दौलत बनाने की बात आती है तो इसका मतलब है संख्या की जगह गुणवत्ता को चुनना। आपको पता है हैरानी की बात क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन रिसर्च इसका उल्टा दिखाती है। वे असल में हर चीज पर कम खर्च करते हैं, क्योंकि वे अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदते हैं जो ज्यादा समय तक चलता है। वे लंबी दौड़ का खेल खेलते हैं। सोचिए, आपने 5,000 रुपए के अच्छी कंपनी के जूते खरीदे जो 10 साल चले, बनाम हर साल 1,000 रुपए के सस्ते जूते जो साल भर में घिस गए। एक दशक में क्वालिटी वाले जूतों पर आपका कुल खर्च हुआ 5,000 रुपए, जबकि सस्ते जूतों पर 10,000 रुपए। आपने असल में 5,000 रुपए बचाए और साथ ही बेहतर चीज का इस्तेमाल भी किया। क्या आप जानते हैं कि अच्छी क्वालिटी के घरेलू उपकरण जैसे फ्रिज या वॉशिंग मशीन औसतन 15-20 साल चलते हैं, जबकि सस्ते वाले 5-7 साल में ही जवाब दे जाते हैं। 20 सालों में आप सस्ते उपकरणों पर शायद 2 लाख रुपए खर्च कर देंगे, जबकि क्वालिटी वाले उपकरणों पर सिर्फ 1 लाख। सीधे सीधे 1 लाख रुपए की बचत और बार बार खराब होने की झंझट से भी मुक्ति। आंकड़े बताते हैं कि जो परिवार संख्या की जगह गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हैं, वे अपने सालाना उपभोक्ता खर्च में 18% तक की कमी लाते हैं, और वो भी अपनी जीवन शैली से कोई समझौता किए बिना। ये वो असली पैसा है जो कबाड़ में जाने की बजाय आपके निवेश में जा सकता है। जब आप 40 की उम्र पार कर चुके हों, तो घटिया सामान पर बर्बाद किया गया हर 1 रुपया वो रुपया है जिसे आप अपने भविष्य के लिए निवेश कर सकते थे। मुत्ताएनाई कंजूस होना नहीं है, ये समझदार होना है। और जब आप इसे सोच समझकर की गई बचत और आत्म मंथन के साथ जोड़ते हैं, तो इसी तरह असली दौलत चुपचाप पर्दे के पीछे बनती रहती है।
रुकिए, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई सस्ती चीज खरीदी और उसे बार बार बदलना पड़ा और फिर आपने सोचा कि काश पहली बार में ही अच्छी क्वालिटी वाली चीज ले ली होती? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। नियम नंबर 4, तानोमोशी यानी सामुदायिक बचत समूह। ये आंकड़ा आपको हिला देगा। जो लोग किसी समूह में एक दूसरे के प्रति जवाबदेही के साथ बचत करते हैं, वे अपने बचत लक्ष्यों को 80% ज्यादा बार हासिल करते हैं उन लोगों की तुलना में जो अकेले कोशिश करते हैं। और जापानियों ने सदियों पहले तानोमोशी के साथ ये बात समझ ली थी। तानोमोशी एक पारंपरिक जापानी प्रणाली है जहां लोगों का एक समूह, परिवार, दोस्त या सहकर्मी मिलकर एक बचत का गोला बनाते हैं। इसे हम भारत में कमेटी या बीसी के नाम से जानते हैं। हर कोई हर महीने एक तय रकम जमा करता है और हर महीने किसी एक सदस्य को सारी जमा की हुई रकम मिल जाती है। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हर किसी की बारी नहीं आ जाती। आपको पता है दिलचस्प बात क्या है? अकेले पैसे बचाने की कोशिश करने वाले लगभग 73% लोग 6 महीने के अंदर ही हार मान लेते हैं, लेकिन समूह में बचत करने वाले 87% मामलों में अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखते हैं। ये सामाजिक जवाबदेही की ताकत है। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये आपसी सहारे के बारे में है। क्योंकि ईमानदारी से कहूं, खुद को निराश करना आसान है, लेकिन पूरे समूह को निराश करना बहुत मुश्किल होता है। रिसर्च बताती है कि सामाजिक जवाबदेही लक्ष्य प्राप्ति की संभावना को 65% तक बढ़ा देती है। और सोचिए, बैंक पर्सनल लोन पर 15 से 25% तक का ब्याज लेते हैं, क्रेडिट कार्ड तो और भी ज्यादा। लेकिन तानोमोशी आपको बिना किसी ब्याज के एक मुश्त रकम तक पहुंचा देती है। आप एक तरह से अपने खुद के बैंक बन जाते हैं। आधुनिक वित्तीय व्यवहार पर हुए शोध से पता चलता है कि जवाबदेही समूहों में शामिल लोग व्यक्तिगत बचतकर्ताओं की तुलना में सालाना औसतन 2 से 3 लाख रुपए ज्यादा बचाते हैं। क्यों? क्योंकि साथियों का दबाव काम करता है और साथियों का समर्थन इस यात्रा को टिकाऊ बनाता है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई भारतीय एक छोटी सी 25-30 हजार की इमरजेंसी के लिए भी तैयार नहीं होते, लेकिन तानोमोशी या कमेटी में भाग लेने वाले लोग 3 गुना तेजी से इमरजेंसी फंड बना लेते हैं, क्योंकि वे समूह की लय के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। अगर आप 40 की उम्र पार कर चुके हैं तो आप जानते हैं कि अनुशासित रहना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब जिंदगी आप पर हर तरफ से मुश्किलें फेंक रही हों। एक तानोमोशी जैसा समूह आपको केंद्रित रखता है और आज आप इसे अपने भरोसेमंद दोस्तों, भाई बहनों या सहकर्मियों के साथ शुरू कर सकते हैं। बस प्रतिबद्धता चाहिए। नियम नंबर 5, नीसा यानी टैक्स फ्री निवेश। जरा सोचिए, क्या हो अगर आप अपनी बचत को लाखों में बढ़ा सकें और उस पर सरकार को एक पैसा भी टैक्स न देना पड़े। यही वो चीज है जो लाखों जापानी निवेशक इस समय नीसा नाम के अपने टैक्स फ्री निवेश खाते के साथ कर रहे हैं। भारत में हमारे पास भी इसके जैसे ही शक्तिशाली हथियार हैं, जैसे पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना और काफी हद तक एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। जापान में नीसा का मतलब है निप्पॉन इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट। ये एक सुपरचार्ज्ड टैक्स बचत योजना है। इसके तहत आप एक तय सीमा तक पैसा डालते हैं, उसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ्स में निवेश करते हैं और उस पर होने वाला सारा मुनाफा, जी हां, सारा का सारा टैक्स फ्री होता है। क्या आप जानते हैं कि टैक्स आपकी दौलत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है? हर वो रुपया जो आप टैक्स में देते हैं, वो रुपया है जो आपके भविष्य के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर नहीं बढ़ सकता। एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या आपने कभी हिसाब लगाया है कि आपके निवेश से होने वाली कमाई का कितना हिस्सा टैक्स में चला जाता है? हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 10% टैक्स लगता है, जो छोटी रकम लग सकती है, लेकिन दशकों में ये आपकी दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाती है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए, 10,000 रुपए की मासिक एसआईपी अगर 12% की दर से 30 साल तक बढ़ती है तो लगभग 3.5 करोड़ रुपए बनती है। लेकिन अगर इस पर सिर्फ 10% टैक्स भी लग जाए तो आपके हाथ में लगभग 30-35 लाख रुपए कमाएंगे। ये वो पैसा है जो टैक्स खा गया। पीपीएफ जैसे टैक्स फ्री खाते इसी दौलत की रक्षा करते हैं।
जापानी वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट है कि नीसा निवेशक कर योग्य खातों वाले निवेशकों की तुलना में 23% ज्यादा लंबी अवधि का रिटर्न पाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा अपने पास रख पाते हैं। अगर आप 40 की उम्र पार कर चुके हैं तो यही समय है कि आप अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं, क्योंकि ये जितना लंबा निवेशित रहेगा उतनी ही ज्यादा मेहनत करेगा। अपने टैक्स सलाहकार से बात करें और पीपीएफ, एनपीएस जैसी योजनाओं का पूरा फायदा उठाएं। लक्ष्य एक ही है, टैक्स को अपने भविष्य की कमाई में सेंध लगाने से रोकना। नियम नंबर 6, महंगाई के दौर में अपनी आय से कम में जीना। ज्यादातर लोग ये बात भूल जाते हैं। दौलत इससे नहीं बनती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इससे बनती है कि आप कितना बचाते हैं। और जापान में हाल के वर्षों में कीमतें बढ़ने के बावजूद परिवार एक शक्तिशाली नियम पर दोगुनी मजबूती से अमल कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी आय से कम में जियो। ये आंकड़ा देखिए, जापानी परिवार महंगाई के दौर में भी औसतन 23% की बचत दर बनाए रखते हैं, जबकि हम भारतीय 8-10% के लिए भी संघर्ष करते हैं। अंतर कहाँ है? जानबूझकर लिए गए जीवन शैली के फैसलों में, जो उनके वित्तीय भविष्य की रक्षा करते हैं। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, कहना आसान है, करना मुश्किल। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि जब आप सोच समझकर आदतें अपनाते हैं तो ये संभव है। जैसे हम भारत में टमाटर, प्याज और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं, वैसे ही वे भी जूझ रहे हैं। फिर भी कई लोग ज्यादा खर्च करने के बजाय अपना ध्यान और तेज कर रहे हैं। वे बाहर रेस्टोरेंट में खाने के बजाय घर पर ज्यादा खाना बना रहे हैं, जिससे सालाना हजारों की बचत होती है। वे रणनीतिक रूप से थोक में खरीदारी कर रहे हैं, जिससे किराने का खर्च 15-20% कम हो जाता है। वे कम मूल्य वाले खर्चों में कटौती कर रहे हैं, जबकि उच्च मूल्य वाले अनुभवों की रक्षा कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि छोटे छोटे खर्चों में कटौती का असर चक्रवृद्धि रूप से बहुत बड़ा होता है? हर महीने सिर्फ 300-500 रुपए वाले OTT सब्सक्रिप्शन खत्म करने से साल के 18,000 रुपए बचते हैं। 10 वर्षों में 12% की वृद्धि पर निवेश करने पर यह लगभग 4 लाख रुपए बन जाता है। ये छोटे बदलावों से बनी असली दौलत है। रिसर्च बताती है कि जो परिवार अपनी आय से 10-15% कम पर जीते हैं, वे उन लोगों की तुलना में 4 गुना तेजी से दौलत बनाते हैं जो महीने दर महीने जीते हैं, भले ही उनकी आय समान हो। आय और व्यय के बीच का अंतर ही वो जगह है जहां दौलत का जन्म होता है। जब आप 40 की उम्र पार कर चुके होते हैं तो महंगाई आपकी सुरक्षा के लिए एक खतरे की तरह महसूस हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अपनी आय से थोड़ा कम में जीकर और लगातार बने रहकर आप एक अंतर पैदा करते हैं, और वही अंतर निवेश होता है, बढ़ता है और आपके भविष्य की रक्षा करता है। नियम नंबर 7, सांस्कृतिक खर्च विकास में निवेश करें। क्या आप जानते हैं कि सबसे अमीर परिवार सिर्फ बचत करने या कटौती करने पर ध्यान नहीं देते? वे वास्तव में खर्च को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन उन चीजों पर जो उन्हें बढ़ने में मदद करती हैं। और जापान में ये विचार उनके बजटिंग सिस्टम में सांस्कृतिक खर्च के रूप में बनाया गया है। काकेबो में सांस्कृतिक खर्च की अपनी एक अलग श्रेणी होती है। इसे चाहतों या विलासिता के साथ नहीं मिलाया जाता। क्यों? क्योंकि किताबों, कोर्स, म्यूजियम और सार्थक अनुभवों पर खर्च किया गया पैसा बर्बाद नहीं होता। ये आपके दिमाग, आपके कौशल, आपके नेटवर्क में एक निवेश है। ये आंकड़ा देखिए, जो लोग अपनी आय का 3% व्यक्तिगत विकास पर निवेश करते हैं, वे अपने जीवन काल में उन लोगों की तुलना में 7 गुना अधिक कमाते हैं। वॉरेन बफे अपने दिन का 80% पढ़ने और सीखने में बिताते हैं। इसे किसी के भी द्वारा किया जा सकने वाला सबसे अच्छा निवेश कहते हैं। सोचिए, एक अच्छी किताब, एक ऑनलाइन कोर्स या एक स्थानीय क्लास पर खर्च किए गए 2,000-5,000 रुपए आपके लिए ऐसे अवसरों के दरवाजे खोल सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रिसर्च से पता चलता है कि कौशल विकास पर खर्च किया गया हर रुपया कमाई की क्षमता में औसतन 7 रुपए का रिटर्न देता है।
दिलचस्प बात यह है कि लगभग 85% अमीर व्यक्ति हर महीने कम से कम 2 किताबें पढ़ते हैं। वे समझते हैं कि ज्ञान भी पैसे की तरह चक्रवृद्धि होता है। आपके पास जितना ज्यादा होता है उतनी ही तेजी से ये बढ़ता है। श्रम विभाग की रिपोर्ट है कि जो लोग लगातार नए कौशल सीखते हैं उनकी आय में रुकावट आने की संभावना 50% कम होती है और उन्हें प्रमोशन या वेतन वृद्धि मिलने की संभावना 60% अधिक होती है। ये एक ही निवेश में नौकरी की सुरक्षा और धन निर्माण दोनों है। एक बात पूछता हूं, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सबसे सफल लोग सीखना कभी बंद नहीं करते? वे हमेशा पढ़ रहे होते हैं, कोर्स कर रहे होते हैं, सेमिनार में भाग ले रहे होते हैं। वे समझते हैं कि आज की अर्थव्यवस्था में आपका कौशल ही आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जब आप 40 की उम्र पार कर चुके होते हैं तो ये सोचना आसान होता है, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। लेकिन ये सच नहीं है। आप अभी भी कौशल बना सकते हैं, साइड हसल शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। तो ये हैं 7 जापानी रणनीतियां जो बस ज्यादा बचाव से कहीं आगे जाती हैं। काकेबो की सचेत ट्रैकिंग से लेकर तानोमोशी की सामुदायिक शक्ति और टैक्स फ्री निवेश तक, ये छोटी शक्तिशाली आदतें हैं जो चुपचाप और लगातार दौलत का निर्माण करती हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दौलत बनाने के लिए बड़े त्याग की आवश्यकता होती है, लेकिन जापानियों ने साबित कर दिया है कि छोटे इरादतन कार्य स्थायी वित्तीय सुरक्षा बनाते हैं। वॉरेन बफे ने एक बार कहा था, आज कोई छाया में बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत समय पहले एक पेड़ लगाया था। ये 7 जापानी रणनीतियां आपके वित्तीय पेड़ हैं। चाहे आप 40, 50 या उससे भी ज्यादा के हों, अपने वित्तीय भविष्य को बदलने में कभी देर नहीं होती। जाने से पहले मैं कुछ जानना चाहता हूं, 0 से 10 के पैमाने पर यह जानकारी आपके लिए कितनी आंखें खोलने वाली थी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। चुनाव आपका है। आप बिना किसी लक्ष्य के पैसा बचाते रह सकते हैं और महंगाई को अपने भविष्य को खाते हुए देख सकते हैं, या आप इन समय परीक्षित सिद्धांतों को अपना सकते हैं और ऐसी दौलत बना सकते हैं जो टिकी रहे। आपका भविष्य का आप आज के फैसले के लिए आपको धन्यवाद देगा। अगर आप ऐसे ही दमदार फाइनेंशियल ज्ञान को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो प्रो बफेट HQ के साथ जुड़े रहें।